सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार। कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य क्या है? किस रूप में यह भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में आने वाले खनन क्षेत्र की जमीन पर अपना असर डालेगा? इसके विनियमन पर नया परिवर्तन क्या होगा? इसी विषय पर हम मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो संजीव जी, हम यही समझना चाहेंगे कि वर्तमान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है और पहले से यह किस रूप में अलग है? जी, ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का लेके आए हैं, ये जो 1957 का एक्ट है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसको अमेंड करने के लिए है। और प्राइमरीली इससे एक चीज सबसे बड़ी जो इसका मायने है कि जो मिनरल्स और माइंस जो है हमारे देश में डिफरेंट पार्ट्स में, वो सेंटर अपने कंट्रोल में ले रही है इस अमेंडमेंट के थ्रू, कि स्टेट्स जो हैं, जिस स्टेट में भी है, तो स्टेट्स अपनी तरफ से टैक्सेस, लेवीज या सेस कोई किसी तरह का नहीं लगा सकती। जो भी कोई मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर अपने कंट्रोल में लेगी और निर्धारित करेगी कि ये कंडीशंस हैं स्टेट्स के लिए या माइनर के लिए, तो वो कंडीशंस ही एप्लीकेबल होंगी। स्टेट्स अपनी तरफ से कोई टैक्स या लेवी इसके ऊपर नहीं लगा सकता। इसकी बैकग्राउंड मैं बताता हूं कि माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अनकॉम्पिटिटिव हो गई थी। उसके दो रीजन हैं। एक कि अगर माइनिंग हमारे देश में नहीं हो रही तो इंपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ टैक्स महंगा पड़ रहा है, देश के अंदर से माइनिंग अगर करेंगे, वो महंगी पड़ रही है, तो विदेश से सस्ती मिल सकती है तो वो करेंगे। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ज्यादा अगर लगा हो, किसी स्टेट ने ज्यादा लगाया हो, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री सेंटर को अपील किया है कि माइनिंग अनरिम्यूनरेटिव होती जा रही है। कुछ स्टेट्स हैं जो एडिशनल लेवी लगाई जा रही हैं, तो उसको रोकने के लिए स्टेट ने कि माइनिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स और माइंस के रिसोर्सेज हैं जो पूरे देश के, वो पूरे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो और यूनिफॉर्मिटी हो, टैक्सेस की भी यूनिफॉर्मिटी हो और रिसोर्सेज भी पूरे यूनिफॉर्मली इस्तेमाल हो पूरे देश के लिए। तो इस संदर्भ में ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो लोकसभा में ये 10 अगस्त को जी किशन रेड्डी जी जो कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बिल। वो आज पारित हो गया है और राज्यसभा में शायद ये कल आएगा। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि कुछ क्षेत्र राज्य के विषय हुआ करते हैं, कुछ केंद्र के हुआ करते हैं और कुछ दोनों के बीच के हुआ करते हैं। तो यह जो कदम उठाना पड़ा, हालांकि आपने उसका थोड़ा स्पष्ट किया, लेकिन थोड़े से उदाहरण के साथ हम समझना चाहेंगे कि विभिन्न खनिज बहुल जो प्रांत रहे, वहां किस रूप में कर को लेकर एक रूपता नहीं थी, जिससे कि खनन उद्योग से संबंधित पार्टियों को अपना पक्ष रखना पड़ा कि हमें खनन विस्तारीकरण के लिए या कह लें एक रूपता के लिए अपनी जो लागत है उसे घटाने के लिए समाधान चाहिए। जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कुछ स्टेट्स, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो आसपास हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं। जी। तो यहाँ पे कुछ खनन होते हैं, हर स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल कोयला है, तो अगर डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट पार्टीज की है और हर स्टेट अपने अपनी तरफ से लेवी लगा रही है, किसी ने 500 पर टन लगा दिया है, किसी एक पदार्थ पे, किसी ने 1000 पर टन लगा दिया है, अपने अपनी सहूलत के हिसाब से लगाया, तो डिस्पैरिटी हो रही थी टैक्स की। एक स्टेट में एक खनन सस्ता मिल रहा है, दूसरी स्टेट में महंगा मिल रहा है, तीसरी स्टेट में जो माइनिंग कर रहे हैं, माइनर्स हैं, उनको मुश्किल आ रही थी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्सेस की। तो इसीलिए उन्होंने अपील की सेंटर को। और सबसे बड़ा कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही थी माइनिंग सेक्टर की, कि उस पे एडिशनल लेवी जब स्टेट लगाती थी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर हो रही थी
और इसी संदर्भ में उन्होंने अपील की सेंटर को और सेंटर ने ये अख्तियार अपने पास लिया। यहाँ पर यदि ये हम समझना चाहें कि श्रोताओं के नजरिए से कि राज्य अपनी आवश्यकताओं के लिए, राजस्व प्राप्ति के लिए अपने हिसाब से शुल्क लगा रही थी या लगाती है, यहाँ पर जब केंद्र अपने अनुसार जमीन भी चिन्हित करेगी, उसको नोटिफाई भी करेगी और उसके बाद लेवी भी करेगी, तो राज्यों के हित की रक्षा किस तरह हो पाएगी? यही कुछ पार्टीज यही अपोज कर रहे हैं कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है ये बिल, क्योंकि स्टेट्स को अख्तियार है कि अपनी स्टेट में जो मिनरल मिलता है उसके ऊपर अपनी लेवी लगा सके। तो अगर जिस स्टेट में लेवी मिल रहा है, जहां से रिकवर किया जा रहा है जी, उस स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वहां के लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट कि नौकरियां लोकल मिल रही हैं, कि लोकल पीपल को नौकरियां मिलती हैं। लेकिन जो पदार्थ वहां से निकल रहा है उस स्टेट के नीचे है खनन पदार्थ, तो उस स्टेट को उसका कोई बेनिफिट नहीं, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं, तो सारा कुछ सेंटर ले जाएगा। सेंटर जो आपको स्टेट को देगा उतना ही स्टेट को मिल सकेगा। लेकिन सेंटर का नजरिया ये है कि अगर किसी एक स्टेट में मिनरल है, माइनो मिनरल है, वो पूरे देश के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, पूरी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए और टैक्सेशन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल। तो सेंटर इसको कह रही है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी एक स्टेट के साथ, सबके साथ बराबर टैक्स होना चाहिए। तो अपनी कंडीशंस जो पहले ले करेंगे, ये नहीं कि स्टेट को टैक्स मिलेगा नहीं, उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, सारा सेंटर ले जाएगा। पहले कंडीशंस ले होंगी, उसी कंडीशंस के मुताबिक चलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल जैसे देता हूं कि जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन झारखंड में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कुछ और स्टेट्स में भी है। तो लाइमस्टोन के ऊपर झारखंड में 40 रुपए पर टन का लेवी लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, और तमिलनाडु में 250 रुपए का टैक्स लगाया गया था। तो जो साउथ में कोई कंज्यूमर है या माइनिंग कर रहा है, उसको महंगा पड़ रहा है, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, झारखंड में कम देना पड़ रहा है। तो ये डिस्पैरिटी को भी खत्म करने के लिए ये यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी था। नटसेल में समझें तो यह राज्यों का जो अधिकार था उसमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से यह अधिकार केंद्र ने अपने पास इस संशोधन के माध्यम से लिया है। यदि हम ये समझना चाहें कि देश की खनिज सुरक्षा प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने में यह जो व्यापक उद्देश्य हमारा है खनिज उत्खनन का, उसे कैसे पूरा करेगा? क्या लग रहा है आपको? यही मैं बता रहा था कि सपोज टैक्स इतना हैवी लग गया किसी एक मिनरल के ऊपर जी, मिनरल रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो अगर एक स्टेट बहुत हैवी टैक्स लगा देती है तो विदेश से उसका इंपोर्ट सस्ता हो रहा है। कोई और कंट्री है जिसके ऊपर टैक्स बहुत कम है और जहां मिनरल्स ज्यादा हैं, तो इंपोर्ट होगा, तो जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व्स भी जाएंगे और रेवेन्यू दूसरे देश में जाएगा, कि अपने देश में रहने की जगह दूसरे देश में जाएगा। और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत 2047 तक बने। इस उद्देश्य को लाते हुए कि जो रिसोर्सेज हमारे देश के अंदर हैं वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आए। जी। और इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी जरूरी थी। यहाँ पर यदि हम कर व्यवस्था को लेकर समझना चाहे कि राज्य द्वारा लेवी यानी पहले ली गई होगी या कुछ कंपनियों का बाकी होगा, उसको लेकर इस विधेयक में क्या कहा गया है? जी, इस विधेयक में एक सेक्शन 9D एक एडिशनल ऐड किया है, जो अमेंडमेंट है। उसमें ये कहता है कि जो कर आपने किसी स्टेट ने अगर लगाया हुआ था और पहले अदा कर दिया, स्टेट ने रिकवर कर लिया वो, तो उसका रिफंड नहीं होगा। ये अमेंडमेंट जब एक बारी जो बिल है, ये प्रपोज्ड लेजिस्लेशन एक बारी जब एक्ट बन जाएगा, उसके बाद वो स्टेट किसी भी माइनर को या वापस रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने ये कर नहीं दिया अभी तक, जब तक कि ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, तो उस डेट के बाद वो स्टेट रिकवर नहीं कर सकती उस टैक्स को। अच्छा। पुरानी डेट से कि ये आपका बकाया है, ये हमें दीजिए। तो ये अमेंडमेंट भी एक लाया गया है इसमें कि ये खत्म करने के लिए कि रिकवरी पुराने टैक्स की नहीं कर सकते और जो दिया हुआ टैक्स की रिफंड नहीं होगा। अच्छा, वहां की जमीन को परिभाषित करने का भी कोई प्रावधान किया गया है नए विधेयक में? जी, वो तो सेंटर ने लिया ही है। यही तो मेन है कि सेंटर ही डिसाइड करेगा कि कोई भी लैंड जो मिनरल रिच है, जहां पे मिनरल्स हैं, वो सेंटर उसको अख्तियार करेगा और उसका कंट्रोल सेंटर लेगा। और उसमें मिनरल्स जो निकलेंगे, उसकी जो माइनिंग के लिए लीज देनी है, जो लाइसेंसेस देने हैं, वो सब सेंटर करेगा। स्टेट्स का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं, अलग हो जाएगा। यहाँ यदि हम ये समझना चाहें कि नए विधेयक से निजी क्षेत्र किस रूप में आकर्षित होगा और अपना निवेश लेकर आएगा, क्या भविष्य दिखा रहा यह विधेयक?
जी, इस विधेयक से क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो पूरे देश में कहीं पे भी माइनिंग करनी हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट और लगेगी, माइनिंग सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा क्योंकि स्टेट्स अब एडिशनल लेवी नहीं लगा सकते, तो माइनिंग विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल। इससे माइनिंग इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं कि हमारे देश में खनन पदार्थ तो बहुत हैं लेकिन माइनिंग में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस विधेयक से स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट और आने का स्कोप है और माइनिंग सेक्टर में। यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा को अपना आगे बढ़ाएं और ये समझना चाहें कि जो पुराना विधेयक था उससे यह निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग है और राज्यों के अधिकार थोड़े सिमट जाएंगे और खनन के क्षेत्र में केंद्र के पास पूरी शक्तियां आ जाएंगी, जमीन परिभाषित करने से लेकर इसके नियमन तक की। यहाँ पर पर्यावरण की चिंताओं को इस विधेयक में या पुराने विधेयक में किस रूप में आंका गया है और कैसे उन चिंताओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का हम असर देख रहे हैं और खनन क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं उनकी चिंताओं को देख रहे हैं, तो दोनों का संतुलन कैसे बनाया गया है? अब तो सेंटर के अंडर आ गया, तो एनवायरनमेंट भी सेंटर के अंडर ही है। जी। तो अब सेंटर डिसाइड करेगी कि कोई इलीगल खनन ना हो, इलीगल माइनिंग ना हो उस एरिया में, तो सेंटर लाइसेंसेस देगी। जब लैंड ईयरमार्क हो गया, सेंटर के कंट्रोल में आ गया, सेंटर उसके ऊपर माइनिंग लाइसेंसेस इशू करेगा और टैक्स और लेवी डिसाइड करेगा कितना देना है। तो एनवायरनमेंट भी वही देखेगा कि इलीगल क्वायरिंग ना हो, ये ना हो। लेकिन एक चैलेंज जरूर है कि अभी भी क्योंकि सेंटर ने वो लैंड को तो अपने कंट्रोल में ले लिया लेकिन है तो स्टेट में, बिल्कुल, और वेयर विद ऑल सारा स्टेट्स का है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्स है, जो एनफोर्स करेगी लॉ को, वो तो स्टेट में ही है। तो इस एक्ट से जब तक कि माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता तब तक इलीगल माइनिंग और क्वायरिंग का ये चैलेंज जरूर रहेगा। यदि आपने लाइसेंस की चर्चा की तो हम समझना चाहेंगे इस विधेयक के दायरे से थोड़ा सा आगे निकलकर कि खनन के क्षेत्र में जो ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई और सब कुछ पारदर्शी बनाने की कवायद हुई, उससे कितना लाभ वस्तुतः पहुंचा है अभी तक? जी बिल्कुल, स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अब ई ऑक्शन होता है। माइंस किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी मिनरल को माइनिंग के लिए अब ई ऑक्शन होता है। तो अलॉटमेंट जो थी वो खत्म कर दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, करप्शन कि किसी को मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये क्लोज है, या किसी ने कोई एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस करके किसी को माइनर लाइसेंस दे दिया, माइनिंग लाइसेंस, तो अब वो सब खत्म हो गया है। और स्टेट को रेवेन्यू, आपने अगर देखा होगा, लैक्स ऑफ क्रोर्स एडिशनल रेवेन्यू मिला है थ्रू ई ऑक्शन। और जितने भी लाइसेंसेस हैं, बाहर से कोई आएगा, देश से विदेश से, जहां से भी जो भी कंपनी उसमें अप्लाई करेगी, उसको जो ज्यादा रेवेन्यू देगा उसको मिल जाएगा लाइसेंस। बिल्कुल। तो अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो खत्म ही कर दी है। यानी बाबूशाही की जो बीच की प्रक्रिया थी वो अब यानी घट गई नहीं बल्कि खत्म हो गई है। यहाँ फिर एक कैप्टिव माइंस को लेकर सवाल पूछना चाहूंगा कि कैप्टिव माइंस के लिए क्या नए निर्देश नए विधेयक में रखे गए हैं? उनको लेकर कोई दृष्टि दी गई है इसमें? नहीं, इस विधेयक में सिर्फ एक अमेंडमेंट ये है प्राइमरीली दो चीजों के लिए कि स्टेट्स एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकता और जो मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर के अख्तियार में आ जाएंगे। जी, ये प्राइमरीली इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका यही है। और एक नया सेक्शन मैंने आपको बताया कि वो जो पुराना टैक्स रिफंड नहीं होगा और नया रिकवर नहीं कर सकते पुराना टैक्स। हाँ, कुल मिलाकर यदि आने वाले भविष्य को देखते हुए हम समझें तो खनन उद्योग के लिए यह कितना सहायक होगा, किस रूप में आकलन करते हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे भारत विकसित भारत की तरफ 2047 की तरफ बढ़ रहा है तो आत्मनिर्भरता मिनरल सेक्टर में हमारी बढ़ रही है। और ये जो अमेंडमेंट लेके आए हैं इससे इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए जैसे कुछ ऑपोजिशन देख रही है कि हमारे राइट्स ले लिए, हम लेवी नहीं कर सकते टैक्स, इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए बल्कि नेशनल डेवलपमेंट गोल के लिहाज से देखना चाहिए कि इससे क्या है कि माइनिंग सेक्टर में एक तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, माइनिंग प्रॉपरली होगी, रेगुलेटेड होगी बाय वन एजेंसी विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैसे भी ई ऑक्शन करते हैं तो कोई इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का कोई स्कोप नहीं है, तो सारा कुछ मॉनिटरिंग इसकी प्रॉपर होगी और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में और बढ़ेगा। कुल मिलाकर श्रोताओं, नया विधेयक देश की तरक्की के लिए उपयोगी साबित होगा, इसी नजरिए से इसका प्रावधान किया गया है और आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष लाभ निश्चित रूप से हम देखेंगे। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विशेषज्ञ संजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
जी, बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में